हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन में जो हमारा मेन चल रहा है विद इन 15 आवर्स, उसमें आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। होप सो जितने पुराने चैप्टर हुए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप लोग को, और जिन बच्चों ने नहीं देखा तो आप नीचे देखोगे लिंक मिल जाएंगे पुराने लेक्चर्स के भी, तो पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। आई नो थोड़ा पजल टाइप का चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है, अगर बेसिक्स क्वेश्चन आता है तो इजीली हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के दो पोर्शन है, एक 11th में आप लोगों ने स्टडी किया था और दूसरा 12th में। हम लोग दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब संभावनाएं, चांसेस किसी चीज़ के होने के या ना होने के। ये ऐसा चैप्टर है जो आप लोग आई थिंक 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो फॉर्मूला वही एक सिंपल सा है अगर बेसिक्स फॉर्मूले की बात करेंगे जिस पर हम काम करेंगे। बट उससे पहले आप लोग को सैंपल स्पेस निकालने आने चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल पॉसिबल आउटकम, जी में हम लोग बोलते थे 10th तक। 11th में हम लोगों ने सैंपल स्पेस भी बोलते थे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखो एक दो एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि एक कॉइन टॉस किया आप लोगों ने, तो दो चांसेस है ना, हेड आएगा या टेल। मीन्स फर्स्ट टाइम जब, तो दो चांसेस होंगे हमारे पास, मीन्स दो पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल। बट अगर अगेन कॉइन टॉस करता हूं तो देखो, अगर पहले वाले कॉइन में हेड आया है, ये फर्स्ट कॉइन का है, तो सेकंड में हेड भी आ सकता है और टेल भी। बट क्या आता, फर्स्ट में आपका टेल आ जाता, अगर फर्स्ट में टेल आता तो सेकंड में हेड भी या टेल भी। तो कितने पॉसिबल आउटकम बन गए आप लोगों के पास? 4 पॉसिबल आउटकम। अगर मैं फर्दर एक कॉइन और टॉस करूं, ठीक है, तो अगेन ये दो पार्ट में, मीन्स अगर फर्स्ट 2 में हेड हेड आया होगा तो थर्ड में हेड भी आ सकता है और टेल भी। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर फर्स्ट में हेड टेल आया होगा फर्स्ट 2 में, तो सेकंड थर्ड में हेड भी आ सकता है और टेल भी। अगर टी एच आया होगा तो इधर हेड भी और टेल भी। अगर पहले दो में टेल आया होगा तो इधर हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो ये इस तरह हम लोग सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर सभी चांसेस में जितने भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं सब में इक्वली चांसेस है कुछ चीज आने की, तो टोटल पॉसिबल आउटकम नंबरिंग अगर देखनी है तो ऐसे भी देख सकते हैं। पहले में 2 चांस एंड अगेन सेकंड में भी 2 एंड 2। ठीक है, तो टोटल 8। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, सभी के लिए पॉसिबल आउटकम सेम होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं एक की डाई थ्रो करना है आप लोगों ने, तो एक डाइस थ्रो करना है, तो फर्स्ट केस में अगर 1 होगा तो देखो ये पॉसिबल आउटकम है ना भाई, डाइस के ऊपर ये आ सकता है हमारा 4, 5 और 6। ठीक है, बट अब अगर मैं कहता हूं कि अगेन डाई थ्रो करना है, तो ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट वाले डाई में 1 आया होगा तो सेकंड में क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। अगर फर्स्ट में 1 है, फर्स्ट में 1 है तो सेकंड में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6। इसी तरह 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, इसी तरह 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। तो 6 इंटू 6 टोटल पॉसिबिलिटीज इज 36, मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम इज 36, या टोटल सैंपल स्पेस इज 36। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कॉइन टॉस करना है, ठीक है, और मैंने बोला कि अगर जो नंबर है वो 3 से छोटा आया, ठीक है, नहीं तो अगेन डाइस थ्रो करेंगे, ठीक है, वरना कॉइन टॉस करेंगे। ठीक है, ओके, और बड़ा आया अगर 3 से तो हम लोग कॉइन टॉस करेंगे। ठीक है, देखो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने बोला 3 से अगर छोटा आता है तो 3 से छोटे पर अगेन डाई थ्रो करेंगे। देयर इज 6 पॉसिबल आउटकम, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। बट 2 आया तो भी ना बच्चों, बिकॉज 2 भी 3 से छोटा होता है। अगेन यहाँ पर भी आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज? 6 पॉसिबिलिटीज, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। बट अब ध्यान से समझना जरा, मैंने 3 को इंक्लूड नहीं किया। इसने बोला है कि 3 से बड़ा होगा तो कॉइन टॉस करेंगे, तो भी तो 3 नहीं, 3 से बड़े पर कॉइन टॉस करेंगे। 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, और ये आपका 6 हेड 6 टेल। बट टोटल पॉसिबल अगर मैं आउटकम पूछूं तो बच्चे क्या बताते हैं वो मैं समझाता हूँ। 6, 6 और ये भी आप लोग के पास कितनी होगी, तो 18 कह देते हैं, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि ये 3 भी तो एक पॉसिबल आउटकम है ना भाई। ये आगे स्प्लिट नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इसे एक तो काउंट करोगे ना, दैट्स व्हाई टोटल इज 19। ठीक है बच्चों, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम या सैंपल स्पेस। नंबरिंग भी आनी चाहिए हमें और उनकी इस तरह की नेमिंग भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर। अब भाई प्रोबेबिलिटी निकालने के फॉर्मूले आप लोगों को पता ही हैं, सारी कंडीशंस, फॉर्मूले कैसे निकालते हैं सारी चीजें। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ आप लोगों को, छोटी छोटी ऐसे ही रिकॉल करा रहा हूँ। इवेंट वगैरह के बारे में आप लोगों को पता होगा। सिंपल इवेंट एक ऐसा मीन्स, अगर कोई भी सैंपल स्पेस बनाऊँ मैं
1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें जैसे सिंपल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें बस एक एलिमेंट होता है। फिर कंपाउंड इवेंट कौन से, जिसमें मोर देन वन एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इवेंट जो कंफर्म है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। इसके बाद इस तरह के हमारे पास छोटे छोटे से इवेंट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। समटाइम ये भी आता है कि इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछ लेगा A एंड B, मतलब दो कोई इवेंट निकाल लेगा इसमें से। जैसे कि मैंने इसमें से दो इवेंट निकाले, एक ये निकाल लिया और एक B निकाल लिया, लेट करो 2 5 6, ठीक है। और ये कहेगा A एंड B, तो इसका मतलब पता है ना, A इंटरसेक्शन B, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। सेट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा A और B, तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास A यूनियन B। इससे अलग यहाँ पर एक ये भी आता है A बट नॉट B, पता है ना बच्चों इसका मतलब होता है A माइनस B, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एक ही आता है नॉट A, पता है आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री ये वाली कंडीशंस आती है A नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास जो आता है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये सेट्स की कंडीशंस है जो आप लोग को पता होना जरूरी है, ठीक है। इससे अलग 3 वाला फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को नहीं दिख रहा है आई थिंक, चलो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैसे आप लोग को पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, डन, ठीक है, डन भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। उससे अलग प्रोबेबिलिटी की अगर फॉर्मूले की बात करेंगे, सभी को पता होगा आई थिंक, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है भाई। कोई चीज होगी या नहीं होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का ऐड करोगे तो हमेशा 1। इससे हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को लिख सकता हूँ 1 माइनस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी लिख सकता हूँ 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। ये आप लोग को पहले से भी पता है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होगी, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, मीन्स ना कभी 1 से बड़ी होगी और ना कभी नेगेटिव होंगी। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको मैंने आप लोग को ब्रीफ किया। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो मेन पॉइंट है वो उठाते हैं इसके। सबसे पहले दो वर्ड आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देखो ऐसे इवेंट, अगर मैंने कोई सैंपल स्पेस लिया 1 2 3 4 5 6, इसमें से दो इवेंट बनाए हम लोगों ने, लेट करो, एक ए इवेंट बनाया 1 3 ओड वाला, और एक इवेंट बनाया बी 2 4 6। ऐसे इवेंट जिनके बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन्हें हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट जिनके बिटवीन कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब आता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं बच्चों, ये अपोजिट होते हैं कि अगर इनका यूनियन करोगे तो सुपर सेट जो है वो कंप्लीट आ जाना चाहिए, ठीक है। मीन्स जो सैंपल स्पेस में जितने इवेंट है सारे इवेंट होने चाहिए। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, मतलब यूनियन लूं, तो आपके पास क्या आना चाहिए, सुपर सेट, ठीक है। नहीं तो ये, या ये यूनिवर्स सेट भी हम लोग बोल देते हैं, जो भी हमारे पास सेट है जिसमें से हम लोगों ने ये दोनों इवेंट बनाए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। अगर कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उसमें कॉमन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है भाई बच्चों। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, ऊपर आप लिख के फेवर वाले केसेस हैं, ठीक है, फेवर वाले, और नीचे आपके पास कितना आता है बेटा, टोटल पॉसिबल
आउटकम्स या सैंपल स्पेस। ठीक है, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आ रहे हो ये चीज़। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता है। अब एडिशनल क्या है, मुद्दा यह है कि एडिशनल क्या है। यहाँ पर देखो, एडिशनल पहली बात बेसिक्स में एडिशनल ये है बच्चों कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पीएनसी यूज़ हो जाती है। आप लोग 10th क्लास तक जो पढ़ते थे वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आता था, बट यहाँ पर पीएनसी यूज़ हो सकती है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आनी जरूरी है। ठीक है, नीचे लिंक दे रखा है आप लोगों को वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हो। जिन बच्चों ने पीएनसी नहीं पढ़ा, बेसिक्स आना जरूरी है इसके लिए पीएनसी का। ठीक है भाई, अब हम लोग मेन चलते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट में पहली कंडीशंस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, केस 1 भाई, पहली चीज़ है यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या क्या उसकी कॉन्सेप्ट है और किस तरह का क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं पूछता, मतलब ये इस वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। मतलब ऐसा हुआ, देखो समझो कि लेट करो कोई टास्क परफॉर्म की मैंने। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, 3 कॉइन को टॉस किया या 1 कॉइन को 3 बार टॉस किया। ठीक है, तो उसका अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा तो उसका सैंपल, मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, तो उसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरह का होगा ना। 3 ओवर हेड आ गया होगा, 2 ओवर हेड होगा, 1 ओवर टेल होगा। आप लोग बना के देख सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, या अब आप लोग के पास रिवर्स 1 हेड 2 टेल या तीनों टाइम टेल। ठीक है, तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम आ गया। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इवेंट निकाल लिया और उसमें से किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसमें से कोई एक इवेंट निकाल लिया। ठीक है, और उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछी है किसी भी चीज़ की। लेट करो मैं प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ ट्रिपल हेड की, विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट 1 टाइम हेड, विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट 1 टाइम हेड। मैं जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो डायरेक्ट नहीं निकालनी है हमें। ठीक है, निकालनी कैसे है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ट्रिपल हेड की, बट इसके रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, एटलीस्ट 1 टाइम हेड के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है पहले उस इवेंट को लिखेंगे। एटलीस्ट 1 टाइम हेड यहाँ पर कहाँ कहाँ आएगा, इसे छोड़कर सभी में आएगा, मतलब ये। और ये HTT THT TTH, ये 7 केसेस हैं। ठीक है, मैं जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली है, मैंने क्या किया, एक जब कॉइन टॉस किया वहां से एक इवेंट निकाला एटलीस्ट 1 टाइम हेड। अब मैं उसमें से चाहता हूं कि उसमें से मेरे को बताओ कि ट्रिपल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी, और ऐसे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी भी, उसे पहले लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात, कंफ्यूजन ही होता है बच्चों को, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। समझो जरा इस चीज को। देखो, जब भी आप लोग को बोले ना प्रोबेबिलिटी, वर्ड के बाद जो चीज बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक और कंडीशन दी होगी, उसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो ऐसे बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस पूछी जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखेंगे। अब समझना मेरी बात, हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी, पहले आप लोग क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि जिस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं क्या वो बी में है, मतलब दोनों में कॉमन है, यस और नो, यही देखोगे ना। तो ये चीज इसमें कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी, पहले मींस इसका इसमें होने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों में देखेंगे कॉमन है या नहीं, और उसकी प्रोबेबिलिटी। और नीचे किसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी के रेस्पेक्ट में, तो बी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई बच्चों, देखो पहली बात, ये हमारा इसमें कॉमन है या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले तो कॉमन निकालेंगे फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर हम लोग आंसर मीन्स जो भी वैल्यूज होगी वो पुट कर देंगे। फिर भी बता देता हूँ, चलो जब मैंने क्वेश्चंस ले ही लिया, देखो ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ये देखो क्या ये इसमें कॉमन है, बिल्कुल है। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, ट्रिपल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/8, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम इज 8। फिर आप लोग क्या निकालोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी, बी में कितने इवेंट हैं, 7 है, और टोटल कितने हैं, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, 7/8। बस यहाँ पर आप लोगों ने पुट करना है, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो आंसर इज 1/7। समझ में आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा केस इसका,
कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बाद हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं। डन बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, केस 2। यहाँ छोटे छोटे केस हैं, बस ये पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट, देखो अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, पहली बात तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट बोथ आर डिफरेंट वर्ड। समटाइम बच्चों को लगता है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में वो इंडिपेंडेंट में, या मिक्स कर देते हैं समटाइम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो अगर कुछ नहीं है, यहाँ पर यह है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, मीन्स वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करेंगे हम लोग, तो वो इक्वल आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। सीधी सी बात। इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट, अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों के कॉमन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशंस होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस। ठीक है, तो ये बेसिक्स कंडीशंस है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद ना यहाँ पर एक छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जब भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं, जहां पर क्या होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मीन्स एंड और वाली जो कंडीशंस है उसका हम लोग यूज कर लेते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या तीन इवेंट इंडिपेंडेंट है और उसके बारे में फिर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स इसी से एक कंडीशंस आई है। एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ, सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, जेई मीन्स एडवांस, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं जिसमें इस तरह नहीं आती। लेट करो 3 पर्सन है, पर्सन मतलब कोई भी तीन, ठीक है, कोई भी 3 पर्सन है। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बता दी। ए के क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी के क्वेश्चन सॉल्व करने की और सी के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी लेट कर लो आप लोग कि 4/5 है। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व हो, तो मतलब यहाँ पर आपको पता है कि तीनों की प्रोबेबिलिटी जो सॉल्व करने की है वो इंडिपेंडेंट है। हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं, मीन्स इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कह सकते हैं डायरेक्ट सीधा। ठीक है, तो लगाएंगे कैसे, तो आप ये कहोगे, अब मैं चाहता हूँ ये सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एट लीस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब आप उसमें ये कह सकते हो ना कि सर ये तो ऐसा हो सकता है कि पहले ने भी सॉल्व कर दिया, दूसरे ने भी सॉल्व कर दिया, या तीसरे ने भी सॉल्व कर दिया, या ऐसा भी तो हो जाता, हमें क्वेश्चन सॉल्व चाहिए ना, कोई भी करे, इंडिपेंडेंट है। मैं ऐसा भी कह सकता कि सर फर्स्ट ने सॉल्व कर नहीं किया, सेकंड ने सॉल्व किया, ठीक है, थर्ड ने सॉल्व किया, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ऐसा बहुत सारे केस हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, तो हम लोग रिवर्स में करते हैं कि 1 माइनस एक से भी क्वेश्चन सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना ए से सॉल्व हुआ, ना बी से सॉल्व हुआ, ना सी से। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो जब भी ऐसे केस आए ना एटलीस्ट 1 वाले, मीन्स किसी एक ने भी कर दिया तो भी काम, तो उसमें हम हमेशा उल्टा करते हैं कि 1 माइनस एक से भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, 1 माइनस एक से भी सॉल्व ना हो, तो कम से कम एक से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मीन्स एटलीस्ट 1 से, इसने बोला क्वेश्चन सॉल्व हो तो कोई भी सॉल्व करे, एटलीस्ट 1 भी सॉल्व कर देगा तब भी, तो 1 माइनस एक से भी क्वेश्चन सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस ना पहले से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। बेटा ये सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे 2/3। ठीक है, ये सॉल्व होने की 1, ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे, और ये सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सीधी सी कंडीशंस आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है भाई बच्चों, तो 1 माइनस दिस वन इज 43/45, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो इसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोल देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है, मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो उनमें डायरेक्ट अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, जैसे कि इसमें बॉल वगैरह वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, उसमें भी इसी तरह की हम लोग कंडीशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, मीन्स लेट करो एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 2 बॉल आप लोग को ड्रॉ करनी है, 2 बॉल। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी चाहता हूं कि फर्स्ट या एटलीस्ट 1 विल बी रेड,
तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है, अब समझना जरा, कि पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, या पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो, या एटलीस्ट वन रेड होनी चाहिए ना, तो एक दो केस ये, या पहली भी रेड निकल जाए और दूसरी भी रेड निकल जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि विद रिप्लेसमेंट अगर उसने बोला तो हम लोग निकालेंगे और दोबारा उसमें डाल देंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला तो हम लोग ने निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे और अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जहाँ नहीं बोलता वहाँ पर आप लोगों ने रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं करनी है। मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, मैंने अगर कुछ नहीं बोला तो। आपने देखा पहली प्रॉब्लम बॉल ब्लैक होने की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 7/12 ना, एंड दूसरी क्या होगी, देखो एंड है। अब सिंपल है भाई, पहली बॉल ब्लैक आए रेड आए, ठीक है, तो दैट्स वाई सीधी सी कंडीशन है। दूसरी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, 5 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि अब उसमें 11 बॉल रह गई। ठीक है, अब उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/11, या ये पहला केस। दूसरा, पहली रेड होती दूसरी ब्लैक, अब पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी आप लोग के पास 5/12 और दूसरी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 7/11, या दोनों रेड होती तो फर्स्ट भी रेड एंड सेकंड भी रेड। तो ये कंडीशंस होती हैं आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट की और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। ओके, केस नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी आने वाली थ्योरम है, ये भी इजी है। ठीक है, बेस थ्योरम की बात करते हैं। बेस रूल क्या होता है मैं एक बार समझा देता हूँ भाई, समझना ज़रा ध्यान से, एक एग्जांपल से समझेंगे इसे भी हम लोग। यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर मोस्टली क्वेश्चंस होती हैं कि कोई चीज़ है, मतलब लेट करो कि कोई कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, अब उन प्रोडक्ट में डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद कहता हूँ मैंने उसका प्रोडक्ट ड्रॉ किया, एक प्रोडक्ट लिया और बताओ कि वो डिफेक्टेड है और वो बी से है, मतलब वो जो 3 टाइप की कंपनी है, सेकंड टाइप की कंपनी से है या थर्ड टाइप की कंपनी से है। 2 तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा ऐसे भी बोल सकता है, जैसे कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कोई डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट के पास जाना चाहता है। ठीक है, तो उसके पास वे है कि भाई वो बस से जा सकता है, अपनी कार से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है। ठीक है, तो इनकी तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी, अगर नहीं दी तो तीनों की इक्वली प्रोबेबिलिटी ले लेना, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहेगा कि अगर वो ट्रेन से जाएगा तो उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी, बस से जाएगा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी, अपनी कार से जाएगा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी। फिर कहता है कि वो लेट हो गया। ठीक है, वो बात अलग है, पेशेंट ऊपर पहुंच जाएगा अगर वो लेट हो गया, बट फिर भी अगर वो लेट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ना लेट कब हुआ, अगर वो बस से आया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी एक बार, जैसे कि 3 टाइप की, 2 टाइप की, कोई आप लोग को टास्क देगा, 3 टाइप की कंपनी अलर्ट करो, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ये है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, इसे लेट कर लेना E1, टाइप 1 E2 और ये E3। लेट करो इनकी प्रोबेबिलिटी ये कि ए टाइप के प्रोडक्ट उसमें 30% बनते हैं, बी टाइप के प्रोडक्ट उसमें 20% बनते हैं, सी टाइप के प्रोडक्ट 50% बनते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो आपको देखी गई यहाँ से, 30/100, 20/100 और 50/100। ठीक है बच्चों, अब मैं कहता हूँ कि इन सभी प्रोडक्ट में डिफेक्टेड है कुछ। अब उस डिफेक्टेड को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट डिफेक्टिव प्रोडक्ट ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, देखो अब समझना जरा, डिफेक्टेड प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी, बट किसके रेस्पेक्ट में, E1 के रेस्पेक्ट में। लेट करो मैंने दी 2%, तो प्रोबेबिलिटी 2/100। लेट करो मैंने डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी दी E2 के रेस्पेक्ट में 4%, तो आप कहोगे 4/100। लेट करो मैंने प्रोबेबिलिटी दी डिफेक्टेड की विद E1 के रेस्पेक्ट में 7%, तो आप कहोगे सर 7/100। ओके बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, डन। इतना डेटा दिया होगा। अब पूछेगा क्या, अब आपसे पूछेगा कि मैंने एक प्रोडक्ट ड्रॉ किया और वो निकला डिफेक्टेड, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इससे हो या इससे हो या इससे, किसी से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे बोलता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, जैसे बोलेगा ना, ऐसे बोलेगा कि ड्रॉ अ प्रोडक्ट एंड ड्रॉ अ डिफेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट्स फ्रॉम E2। तो आप यहाँ पर पहले E2 लिखोगे और उसके रेस्पेक्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफेक्टेड की। समझना बच्चों बस अब, ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग समझ लोगे। देखो होता क्या है, हुआ क्या होगा,
3 कंपनियों के प्रोडक्ट रखे हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के। मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मेरे पास तो ऐसा होगा, मैंने पहले से निकाला उसमें डिफेक्टेड निकल जाता, या दूसरे से निकालता उससे डिफेक्टेड, या तीसरे से। अब मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए दूसरे वाले से होना। पहले नीचे टोटल पॉसिबल देखते हैं। टोटल पॉसिबल में ऐसा होता ना कि मैं पहले वाले को चूज करता, तो पहली बात तो कि पहले वाले के आने के प्रोबेबिलिटी देखेंगे, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के प्रोडक्ट आने के, और फिर इनटू एंड के लिए मल्टीप्लाई एंड। अब उसमें क्या मिल गया मेरे को? डिफेक्टेड। या E2 के आने की प्रोबेबिलिटी, उसमें डिफेक्टेड मिल जाता, या E3 के आने की प्रोबेबिलिटी और उसमें डिफेक्टेड। तो ये टोटल चांसेस है ना मेरे पास, यही संभावनाएं है ना मेरे पास कि पहले वाला प्रोडक्ट मिल जाए एंड उसमें डिफेक्टेड, या दूसरे वाला मिल जाए उसमें डिफेक्टेड, या तीसरे वाले का प्रोडक्ट मिल जाए वो डिफेक्टेड। और मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो मुझे मिला है वो E2 से मिला है। तो पहली बात तो E2 के आने की प्रोबेबिलिटी, E2 के आने की प्रोबेबिलिटी एंड उसमें क्या बच्चों? डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी। यही सिंपल सा फॉर्मूला हमारा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बेस थ्योरम ही, आप डायरेक्ट भी अगर बेसिक्स भी लगाओगे ना तो भी क्वेश्चन हो जाता है, फॉर्मूला ना भी याद है ना तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जब भी आप लोग कोई एक के अंदर एक चीज निकालते हो ना, तो पहले वाली चीज के आने की प्रोबेबिलिटी एंड फिर उसके अंदर डिफेक्टेड आने की प्रोबेबिलिटी, और होता तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, अब उसमें क्या है? 3 तरह की चीजें थी, तो पहले चीज के आने की प्रोबेबिलिटी एंड उसमें डिफेक्टेड, या दूसरे में आ जाता या तीसरे में, और मुझे चाहिए था पहले वाला, सीधा ऊपर पहले वाला और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। से हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। बेस थ्योरम के बाद इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी। चलो अब समझो जरा, बेस थ्योरम के बाद नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। केस नंबर 5। अब हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस करना है हमें प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास कैसे होगा और क्या क्या कंडीशंस है इसकी हम लोग बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में भी अच्छा खासा क्वेश्चंस आपके पास आ जाता है, बट यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंथी है, तो दैट्स वाई यहाँ से थोड़े से कम चांसेस बनेंगे क्वेश्चंस के आने के। बट आप लोग को आना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, बट अब प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं है, अब हमें उसका क्या करना है बेटा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब कि जैसे कि अब मैंने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, लेट किया हम लोगों ने कि कोई, हम लोगों ने क्या किया बच्चों? कॉइन टॉस किया, उसमें तीनों हेड होने की या ट्रिपल हेड नंबरिंग पूछेंगे हम लोग आपसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी सी कंडीशन है। अभी तक पता है मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा था? ट्रिपल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब वो नहीं पूछेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपोजिट होगा कि जैसे कि मैंने कॉइन टॉस किया 3 टाइम, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहता हूँ हेड का। सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितनी बार हेड आई, 0 बार, 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक ऐसी टेबल बनाते हैं, वो मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है तो थोड़े से कम चांसेस होंगे इस पर क्वेश्चंस आने की। ठीक है, तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेड इफ 3 कॉइन इज टॉस। 3 कॉइन टॉस किए, अब बताओ जरा कितने कितने हेड आ सकते हैं 3 कॉइन में? एक भी हेड ना आता, आप कहते 1 हेड आ जाता, 2 हेड आ जाता और 3 हेड आ जाता। इसे थोड़ा बड़ा सा कर लो कॉलम को। अब समझना जरा, इसे एक्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एक्स आई, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ऐसे टेबल एक्स आई मतलब 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पूछे जा सकता है। 2 डाई थ्रो करूँ, उनके ऊपर जो नंबर का समय है उसका भी पूछे जा सकता है। ठीक है, कि उनके ऊपर जो नंबर का समय है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगा। जैसे कि अब 0, अच्छा इतना तो आप लोग को पता है ना, सैंपल स्पेस तो ये होंगे ना, अभी अभी मैंने बताए थे जो। ठीक है, तो पहले चलो मैं लिखवा भी देता हूँ सैंपल स्पेस। इसमें एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी में क्या चांसेस होगा? 3 बार टेल आया होगा ना, सो दैट्स वाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। यहाँ पर बताओ 1 टाइम हेड आने की में क्या रहा होगा? या तो ऐसा आ गया होगा HTT, या
THT या TTH, यहाँ पर 3 चांसेस है, तो 3/8। इसकी अगर मैं बात करूँ 2 टाइम्स वाले में, तो 2 टाइम्स वाले में क्या क्या चांसेस आए होंगे ये बताओ जरा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो इसमें ऐसा रहा होगा ना, हेड ऐसा आ गया होगा, या ऐसा आ गया होगा, या ऐसे, यही चांसेस है ना भाई। 2 में आप लोगों के पास हेड, 1 में टेल, तो 3 चांसेस है यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8, और 1 टाइम मतलब 3 टाइम हेड की, जब तीनों हेड आगे होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करने की कि हमने गलत किया है सही, तो भैया यहाँ पर जो इसका एडिशन में समीशन होगा अगर पी आई का, क्योंकि सारे इवेंट ही तो आगे, इनका सम हमेशा 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पी आई का सम होगा वो 1 होगा, चाहे देख लो 1 + 3 + 3 + 1, 8/8 इज 1। ठीक है, तो सिंपल सी इसकी जो एडिशन होगा, ठीक है, एडिशन थ्योरम बोल देते हैं समटाइम, वो हमेशा 1 होगा। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें पूछे जाती हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज पूछ लेता है मीन। ये स्टैट्स वाली कंडीशंस है बच्चों, 11th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। मीन, इसे हम लोग समटाइम एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मीन पूछेगा, तो मीन क्या होगा इसका वो मैं बता देता हूँ। एक्स बार से अगर मैं रिप्रेजेंट, कुछ नहीं, एक्स आई इंटू पी आई कर दो बस, मतलब ये समीशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। ठीक है, इसके आगे भी समटाइम एक्स लगा देते हैं, मतलब ये है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब ये होगा 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 और लास्ट इज 3 × 1/8। समझ में आया? मीन्स इसका और इसका प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, समीशन लगाया मैंने, इसे हम लोग बोलते हैं मीन। इसके बाद आता है बच्चों इसमें वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, वेरिएंस क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सब कुछ कंडीशन सेम रहेगी, बस एक छोटा सा चेंजेस आएगा जब भी हम लोग वेरिएंस की बात करेंगे। वेरिएंस में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब अब एक्स आई का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले एक्स आई का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे। इस चीज का सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो एक्स आई में जो अब हम लोग करेंगे सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, समीशन ऑफ पी आई सेम, प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंजेस नहीं, इनटू ये जो एक्स आई है ऊपर का इसका स्क्वायर और माइनस ये जो मीन निकाला इसका स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला। अच्छा, एसडी भी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो रूट ऑफ वेरिएंस होता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इंटू दिस, 1 का स्क्वायर इंटू दिस, 2 का स्क्वायर इंटू दिस, 3 का स्क्वायर इंटू दिस, माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, इसका केस नंबर 6। ओके बच्चों, केस नंबर 6 में हमारे पास जो कंडीशंस आएगी वो बता देता हूँ। लास्ट केस, केस नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर बर्नौली ट्रेल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, बर्नौली ट्रेल्स क्या होती हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। सिंपल सी कंडीशंस होती है बर्नौली ट्रेल्स। ठीक है, बर्नौली ट्रेल्स में हम लोग कंडीशंस किस किस तरह की आएंगी वो हम लोग देख लेते हैं, या हम लोग समटाइम इसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या बर्नौली ट्रेल्स। देखो होता क्या है, अभी तक ना एक्चुअली बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे कि एक कॉइन टॉस किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, ऐसे ही कर रहे थे ना। बट अगर मैं कहता कि मैंने 20 बार 20 टाइम्स कॉइन टॉस किया, देन अब तो प्रॉब्लम हो जाती है ना भाई। 3 में तो आप लोग आगे पीछे करके ना लगा रहे थे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट मीन्स उसे अरेंज कर रहे थे कि पहले हेड फिर टेल टेल। अब अगर उसमें 10 टाइम होता और उसमें मैं कहता मैं 4 बार हेड आता, अब क्या पता कि कौन से टाइम कौन से नंबरिंग पे हेड आया। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पीएनसी का यूज़ करेंगे और बाइनोमियल का कंबाइन करके। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। समझना जरा, लेट करो, समझो, जो नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करोगे आप लोग किसी भी टास्क को, लेट करो, जैसे मैंने बोला 10 बार कॉइन, तो उसे हम लोग लेट कर लेंगे n। ठीक है, जो हमें चाहिए वो हमारी सक्सेस होगी जिसे हम लोग लेट करेंगे p। ठीक है, और जो हमारी फेलियर होगी वो हमारी q होगी। तो समझो जरा,
तो हमारा ये फॉर्मूला सिंपल सी कंडीशंस हम लोग क्या करेंगे, देखो लेट करो n में से मेरे को कितनी बार सक्सेस चाहिए, r बार सक्सेस चाहिए, NCR तो पहले तो चूज करेंगे ना, मतलब भाई ऐसा समझो जैसे 10 बार हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ भी, तो 10 में कौन सी, जैसे मैंने लेट करो 4 बार, कौन से 4, ये या ये, तो अब चूज करने पड़ेंगे ना इसमें से 4 चीजें। तो लेट करो कि n टाइम कोई चीज आपने परफॉर्म की, 1 2 3 4 5 6 7 n टाइम। अब इन n में से अगर मुझे r टाइम सक्सेस चाहिए तो मैं देखूंगा ना पहले ये कौन से r, तो पहले चूज करने के नंबर ऑफ वे, ठीक है, और फिर लेट करो कि मुझे जितनी बार भी r टाइम सक्सेस चाहिए ना, तो मेरी सक्सेस क्या है p, तो उसकी पावर क्या कर दो r, क्योंकि वो यहाँ पर भी p होगा, मेरी सक्सेस होगी, एंड यहाँ पर भी p एंड p, तो p कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, r टाइम, और जो बचा फेलियर वो रह जाएगा फेलियर, उससे अलग जितना भी बचा n में से मीन्स n माइनस r, वो हमारी हो जाएगी फेलियर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या इसे हम लोग बोलते हैं बर्नौली ट्रेल्स। ठीक है, मैं एक छोटा सा चलो एग्जांपल ले ही लेता हूँ। ठीक है, लेट करो आपके पास 10 कॉइन आप लोगों को टॉस करने और मैं चाहता हूँ कि 4 टाइम हेड, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सक्सेस को p, और प्रोबेबिलिटी हेड आने की ये होगी। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो होगी वो मेरी फेलियर होगी। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि सक्सेस प्लस फेलियर 1 होगी हमेशा। ठीक है, अब ध्यान से समझो जरा, पहले फॉर्मूला लिखो, r 10 टाइम कॉइन टॉस किया, लेट करो r टाइम निकालना, अभी बता दूंगा मैं कितने टाइम, तो सक्सेस की पावर r और फेलियर की पावर 10 माइनस r। बस अब अगर मुझे 4 बार चाहिए तो r की वैल्यू 4, 5 बार चाहिए तो 5, 6 बार चाहिए तो 6, तो इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बर्नौली ट्रेल्स या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा लास्ट केस था। अच्छा, इस पर बेस ना समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं 2। ठीक है, मीन मीन्स अगर ऐसी कोई चीजें दे रखी हैं और उसमें क्या पूछा है आपसे, मीन दे रखा है, तो मीन यहाँ पर जो कंडीशंस आएगा वो आएगा NP, और अगर वेरिएंस पूछ ले तो ये आएगा NP बोला बच्चों मैंने, NPQ, ये आ जाएगा वेरिएंस। ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स कोई ऐसी चीज हो ना 10 बार परफॉर्म की, उसमें कोई चीज उसने बोला कि भाई हेड मेरी सक्सेस है, 4 बार सक्सेस, 5 बार, और उसमें कभी मीन और वेरिएंस पूछ ले तो मीन और वेरिएंस डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है। अच्छा, मैं चलो 1-2 मिनट और ले लेता हूँ आपकी, इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी भी टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, लेट करो कि मेरी ना हिट करने की किसी चीज को प्रोबेबिलिटी, ये मेरी सक्सेस है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी मेरी 3/4 है। ठीक है, अब वो कहेगा, ठीक है, कि एटलीस्ट कितनी बार हिट करूं कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी हो 99% से भी ज्यादा हो जाए, एटलीस्ट कितनी बार हम लोग उसे हिट करें। ठीक है, मीन्स एटलीस्ट हिट करने की बात की है मैंने, ठीक है, कि कितनी बार हिट करूं कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट 1 टाइम वो हिट हो, कम से कम एक बार तो हिट हो, वो प्रोबेबिलिटी 99% से ज़्यादा हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी मेरी सक्सेस की है तो फेलियर की ये होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r। तो आप कहोगे सर हम अब ये बताना है मैं n कितनी बार हिट करूं, n बताना है, तो NCR सक्सेस की पावर जो आप लोग को चाहिए वो r हो जाएगी, और जो फेलियर है उसकी पावर n माइनस r। ठीक है, अब समझना जरा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम लोग इस पर, अच्छा क्वेश्चन है और आता है। तो मैंने फॉर्मूला बनाया बच्चों, ठीक है, तो फॉर्मूले में आप लोग के पास NCR सक्सेस जो मेरी है, सक्सेस है 3/4 की पावर r, और फेलियर इज 1/4 की पावर n माइनस r। अब मैं कहता हूं कि एटलीस्ट कम से कम एक बार तो उसकी आंख फोड़नी है, मतलब हिट करना है, तो एटलीस्ट 1 टाइम हिट करने की प्रोबेबिलिटी मेरी 1 से 99% से ज़्यादा हो, एटलीस्ट 1 टाइम। तो हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस एक भी बार हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मुझे कितनी बार सक्सेस मिली, 0, 1 माइनस एक भी बार ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कम से कम 1 टाइम हिट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और कम से कम 1 टाइम हिट होने की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए 99% से ज़्यादा। ये चीज़ समझो जरा, 1 टाइम एक भी बार हिट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम हिट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना, और ये मेरे को 99% से ज़्यादा चाहिए। बस अब आप इसमें 0 पुट कर दो भाई, r की जगह 0, तो NC0 1 होता है, ये भी 0 खत्म, ये आपका n बच जाएगा, तो 1 माइनस
ये NC 0 खत्म बेटा, इसके ऊपर पावर 0 खत्म, ये तो ये रह जाएगा 1/4 की पावर ऐसे n, जो कि 99। अब इसे 1 को उधर शिफ्ट करो तो -1/4 की पावर, सॉरी -1/4 की पावर n, और ये जब उधर जाएगा, अच्छा ये सॉरी 99% था, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा मैंने, तो यह उधर जाके -1/100 हो जाएगा, माइनस हटाओगे तो नेचर विल बी चेंज। दिख रहा है बच्चों यहाँ तक आप लोग को? बस यहाँ पर रोक दिया क्वेश्चंस, वेरी गुड, ठीक है। बस अब आपको n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि n की, ठीक है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये इससे छोटा आ जाए, ठीक है। तो इससे छोटा कब आएगा? जब ये दिख रहा होगा, आई थिंक मैं हटा देता हूँ, अब तो कोई इशू नहीं है। देखो ये आ गया 1/4 की पावर n इज 1/100। बताओ n की क्या वैल्यू पुट करूँ? एटलीस्ट सबसे छोटी, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, कम से कम कितनी बार हिट करूँ कि एक बार हिट हो? तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे? ये किससे बड़ा होना चाहिए? 100 से ना, तभी तो ये इससे छोटा हो जाएगा भाई, 1/100 से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1 पर, 2 पर 16, 3 पर क्या आ जाएगा 64, इसका मतलब 4 पुट कर दो भाई, 3 तक भी ये इससे छोटा नहीं होगा, तो n की वैल्यू 4। मीन्स अगर मैं 4 बार हिट करूंगा तो कम से कम एक बार हिट होने की प्रोबेबिलिटी मेरी 99% से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई बच्चों। तो ये था आज का चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी। प्लीज़ समझो, मैं यहाँ पर बेसिक्स कंप्लीट कंप्लीट प्रोबेबिलिटी या कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको जस्ट एक ओवरव्यू रिवीजन दे रहा हूँ, जिसमें फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ कि जिससे आप लोग जल्दी से इजीली विदिन 15 आवर्स 15 घंटे के अंदर पूरी मैथ्स को रिवाइज कर सको और अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर और टेस्ट पेपर प्रैक्टिस पर लग सको। प्लीज़ मेहनत करो बच्चों, बहुत हार्ड वर्क करना है आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाय बाय।